तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 95 से 100 मार्क्स तक ज़रूर आ जाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे मैथ के यूट्यूब चैनल मैथ करो पर स्वागत है। दोस्तों, आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, आपने कोर्स अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी को मैं देखते हुए आपका टाइम कम रहा है, जनवरी और फरवरी 2 महीने रहे हैं। अब इसको देखते हुए मैंने एक शॉर्ट मॉडल पेपर सीरीज़ बनाने का सोचा, और इसमें आपको क्या होगा कि आपको चैप्टर वाइज मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको हल कराऊंगा। ठीक है, यहाँ जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो है चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो इसमें क्या होगा, देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। जो एक नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे, ये कैसे आएंगे कि एक क्वेश्चन तो ऑप्शन वाले में से बनेगा, जिसमें A B C D इस तरीके से ऑप्शन में आपको देखकर बताना है। और जो दूसरा 1 नंबर का आएगा वो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान वालों में आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, और जो 2 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा कॉपी में। ठीक है, इस तरीके से इसका अंक विभाजन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए आपको लेकर चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, आपके पास ओनली 2 महीने बचे हैं, 2 मंथ्स बचे हैं। ठीक है, तो 2 महीने में किस तरीके से मैं आपकी तैयारी करवाता हूँ, 2 महीने में मैं आपको ऐसे ही चैप्टर वाइज शॉर्ट मॉडल पेपर सीरीज़ बनाकर लेकर आऊँगा, और उसमें देखना सारे क्वेश्चन जो भी बेसिक होगा उस एक्सरसाइज में, उस चैप्टर में, वो सारा मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और उन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चन मैं आपको हल कराऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप करोगे। अगर दोस्तों आप पूरे एक चैप्टर से 15 चैप्टर तक ये वीडियोस देखते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 95 से 100 मार्क्स तक ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। सारी बेसिक चीज़ों के बेस पर ही मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है 1095/1168 का सरलतम रूप है। तो इसका सरलतम रूप कैसे निकालेंगे। इसका सरलतम रूप होता है, सरलतम रूप का मतलब होता है कि इसको ऐसी छोटी से छोटी संख्याओं में लिखो जिनमें आपस में एक दूसरे का भाग ना जा सके। तो देखिए दोस्तों, कैसे करते हैं। हम करते हैं, पहले बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ कि 1095 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो, इकाई अंक 5 है, तो इसमें 3 और 5 का जा सकता है। 5 का तो जाएगा ही, 3 का चेक करते हैं जाएगा या नहीं जाएगा। तो 3 का दे के देखते हैं। 3 तिया 9, एक हासिल इसको दे दिया, 3 छिकी 18 और 3 पंजू 15। 3 का जाएगा क्या इसमें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं जाएगा। 5 का देते हैं, 5 7 35 और एक इसको दे दिया, 5 तिया 15, और ये कितना आ गया 73। ठीक है, ये हो गया। 1168 का और देख लेते हैं। 8 है, 8 एक सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जा सकता है, 2 का देते हैं। 2 पंजे 10, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 का देते हैं, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 का देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 छिकी 12। फिर 2 का देते हैं, 2 7 14, 2 तिया 6 और 73 का देते हैं एक बार। ठीक है, तो अगर हम इस रूप में इसको लिखते हैं तो क्या होगा, 195 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 5 और 73। ठीक है, और 1168 के स्थान पर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 2 और 73। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया। ठीक है, क्या बचा, 3 पंजू 15 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो कितना हुआ, 15/16। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। तो ये हो गया। तो इस बेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2√3 1 है। तो पहला ऑप्शन है पूर्णांक है, दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या है, तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या है और चौथा ऑप्शन है एक पूर्ण संख्या है। तो इनमें से कौन सी संख्या है। तो देखिए, अगर पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में होता है 0 +-1 +-2 +-3 इस तरीके से, यानी कि प्लस माइनस वाले नंबर होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। तो ये पूर्णांक नहीं हो सकती। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप की होती है, जिसमें q का मान 0 नहीं होता। तो ये भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, उनमें अपरिमेय संख्या होती है जो p/q के रूप की तो ना हो, या फिर दूसरे शब्दों में अगर देखें तो कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाए। क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाए तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ देखते हैं 2√3 और √3 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब है ये संख्या कौन सी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, अगर आपको बेसिक चीज़ें सीखनी है तो मैंने फुल कोर्स जब कराया था तो वहाँ पर मैंने सिखाया था सभी परिमेय अपरिमेय पूर्णांक पूर्ण संख्या सभी संख्याओं के बारे में विस्तार से समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ देख लेना। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो मैं इसमें ऑप्शन लिखना भूल गया। तो ऑप्शन ए है कि 3 होगा, बी है कि 4 होगा, सी है 5 होगा, डी है 2 होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। इसमें क्या पूछा है कि संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। ठीक है, तो क्या होगा, अब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 2 होगा। तो हम ऐसे नहीं बता सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, 196 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। इसमें देते हैं 2 का 2 9 18, एक इसको दे दिया 2 8 16, फिर 2 का देते हैं, कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 9 18, 7 का देते हैं 7 7 49, फिर 7 का देते हैं 7 एकम 7। यानी कि मैं 196 को इस तरीके से लिखूं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए 2 गुणा 2 है, 7 गुणा 7 है, तो मैं 2 गुणा 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और 7 गुणा 7 को लिख सकता हूँ 7 की पावर 2। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गुणनखंडों की घातों का योग। गुणनखंड हो गए, गुणनखंड की घात कितनी, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। तो इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और यही क्या होगा, अपना आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या दे रखा है, दिया है HCF 156 78 बराबर 78 है। यानी कि 156 और 78 का HCF 78 है, तो LCM कितना होगा। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 156 78, 156 गुणा 78, 156 गुणा 2। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों आपको जब एक्सरसाइज कराई थी तो एक सूत्र आपको याद होगा, क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, HCF और LCM के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी है, 156 और 78, 156 गुणा 78, दोनों संख्याएं हो गई, इन दोनों का गुणनफल बराबर HCF, HCF आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 78। क्या ज्ञात करना है, LCM। अगर हमको LCM ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए LCM ज्ञात करना है तो LCM लिखते हैं, 78 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, यानी कि 156 गुणा 78 बटे में क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि कोई संख्या कट रही है नहीं, 78 है, ऊपर भी 78 है, दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, LCM आएगा हमारे पास 156। ठीक है, कितना आ जाएगा 156, और यही अपना ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं का में से 27 है तथा उनका लय से 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या है। देखिए दोस्तों, अभी हमने क्वेश्चन किया था चौथा क्वेश्चन, जिसमें फॉर्मूला यूज़ किया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो ये क्वेश्चन इसी के बेस पर है, बस थोड़ा सा बदल दिया। क्या कहा है, दो संख्याओं का में से, दो संख्या मान लीजिए, एक संख्या अपने पास A है और दूसरी क्या है, B है। ठीक है, तथा उनका लय से 162 है। दोनों संख्याओं का अगर HCF की बात करें तो HCF कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, और LCM की बात करें तो कितना दे रखा है, 162 दे रखा है। यदि एक संख्या, जिनमें से एक संख्या का आपको पता है कितना है, 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगी। देखिए दोस्तों, क्या है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्या क्या है, A और B है, इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF और LCM के बराबर। ठीक है, जिसमें से A का मान अपन को पता है कितना है, 54, B बराबर, B का नहीं पता, HCF कितना है 27, LCM कितना है 162, B का मान कितना हो जाएगा 27 गुणा 162, B का मान ज्ञात करना है, 54 कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, भाग देते हैं, 27 दूनी 54, 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 8 16 और 2 एकम 2, तो B का मान कितना आया 81, यानी कि जो दूसरा आपका नंबर है, यानी कि दूसरी संख्या है, वो क्या आ गया 81। तो अपना ऑप्शन सही होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है। आपके पास क्या क्या चीज़ दे रखी है, यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी कि ये दो संख्या हैं, इनका जो HCF निकलेगा वो किसके रूप का होगा, इस रूप का होगा। तो पहले तो हम 65 और 117 का HCF निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, 65 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना होगा 5 का देंगे, 13 पंजू 65 और 13 एकम 13। ठीक है, 117 का देंगे, 3 का देंगे तो कितना होगा, 3 3 9, 2 इसको दे दिए, 3 9 27, 3 का देंगे फिर से क्या होगा 13 और 13 का देंगे, कितना होगा 13 कम 13। ठीक है, HCF होता क्या है, HCF अगर 65 और 117 का हम देखें तो HCF होता क्या है, जो दोनों में कॉमन हो वही तो HCF होता है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है 13, तो इनका HCF कितना आ जाएगा 13। लेकिन 65 और 117 का जो HCF है वो किस रूप का है, इस रूप का है, 65m-117। तो इस रूप में लिख देते हैं 65m-117। लेकिन आया कितना है 65 117 का 13, तो उसको बराबर में लिख देते हैं 65m बराबर, इसको इधर पहुंचा दीजिए, 13 है, इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 65m बराबर कितना हो जाएगा 130। m की वैल्यू निकालेंगे 130
बटे में क्या आएगा 65, तो 65 दूनी 130, तो m का मान आ गया 2। क्या आ गया 2। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ और आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्या दो संख्याओं का में से HCF यानी कि HCF 15 तथा ले से LCM 175 हो सकता है? ये पूछ रहा है हो सकता है, आपसे पूछ रहा है हो सकता है या नहीं हो सकता, कारण दीजिए, कारण सहित बताइए। तो देखिए क्वेश्चन सोचने लायक है। अभी तक हमने बेसिक चीज़ें जो भी पढ़ी हैं वो सारी काम में आ रही है इन क्वेश्चनों में, और आनी भी है क्योंकि एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिमाग लगाया इसने, बोल रहा है क्या दो संख्याओं का में से HCF 15 और ले से LCM 175 हो सकता है। तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए दोस्तों, अगर हम किसी भी नंबर का HCF और LCM निकालते हैं तो HCF तो क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है वही होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ संख्या होती है। और LCM क्या होता है, उनका पूरे का गुणनफल जो होता है वो हमारा LCM होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि LCM का ही एक भाग होता है HCF। यानी कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 4 और 16 का HCF और LCM निकालिए, तो 4 और 16 का कितना आ जाएगा, 4 के टुकड़े करते हैं 2 और 2, 16 के करते हैं तो कितने होंगे 2 2 2 और 2, ठीक है। कॉमन क्या हुआ इसमें से, 2 गुणा 2 यानी कि 4, तो अपना HCF तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब अगर LCM की बात करें तो ये कॉमन तो गुणा होते ही हैं, ठीक है, और कौन कौन से बच रहे हैं, ये बच रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 16। तो अब यहाँ देखते हैं कि जो 4 है वो 16 का ही क्या है, एक भाग है। यानी कि जो LCM होता है वो HCF से क्या होता है, भाज्य होता है। अब इसका 4 का 16 में भाग जा सकता है कि नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। 16 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी कि जो LCM होता है वो HCF से पूरा विभाजित होता है। क्या होता है, विभाजित होता है। तो यहाँ भी हम यही मेथड का यूज करके चेक करते हैं कि ये LCM HCF हो सकते हैं या नहीं हो सकते। कोई दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं जिनका HCF 15 है और ले से LCM 175 है, ऐसा हो सकता है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि LCM विभाजित होता है किससे, HCF से। तो यहाँ LCM अपना 175 है और HCF कितना है, 15। तो यहाँ इसमें भाग देकर देखते हैं होता है या नहीं, पूरा 15 एकम 15, 2 बचा, 15 एकम 15, पॉइंट 10। यहाँ पॉइंट में जा रहा है, देखो दोस्तों कुछ नंबर आएगा, ठीक है, 15 6 90, इस तरीके से। तो 11.6 ये आ गया मान लीजिए। तो यहाँ आना क्या चाहिए था, एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए थी। हमेशा क्या होगा, HCF जो इनका विभाजन होगा, विभाजित होने के बाद जो नंबर आएगा वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दो संख्याएं हैं उनका HCF 15 और LCM 175 नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का LCM और HCF निकाला जाए तो LCM HCF से पूरा विभाजित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 175 15 से पूर्ण विभाजित नहीं होता, इसलिए किन्हीं भी दो संख्याओं का में से यानी कि HCF 15 और ले से यानी कि LCM 175 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कारण आपका हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। संख्याओं 180, 72 व 252 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला गया कि एक किसी विधि के द्वारा कीजिए, तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि का यूज करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। 2 का देंगे
2 नाम 18, फिर 2 का देंगे 2 चौके 8, एक इसको दे दे 2 पंजे 10, फिर 3 का देंगे 3 एकम 3, 3 पंजू 15, फिर 3 का देंगे 3 पंजू 15, फिर 5, 5 एकम 5। ठीक है, इसी तरीके से 72 का कर लेते हैं। 2 का देंगे 36 दूनी 72, 2 का देंगे 18 दूनी 36, 2 का देंगे 9 दूनी 18, फिर 3 का देंगे 3 तिया 9, फिर 3 का देंगे 3 एकम 3। इसी तरीके से 252 का भी कर लेते हैं। 2 का देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, फिर 2 का देंगे 2 छिकी 12, 2 तिया 6, 3 का देंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का देंगे 3 7 21, 7 का देंगे ये। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 180 के जो गुणनखंड हुए हैं वो हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 2 2 3 3 5। और 72 के जो गुणनखंड हुए हैं वो हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 252 के जो गुणनखंड हुए हैं वो हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ देखते हैं कि अगर HCF इनका निकालना है तो यहाँ कॉमन आना चाहिए तीनों में। तो यहाँ देखें, देखो ये 2 आ गया, यहाँ 2 आ रहा है, 3 की बात करें तो ये 3 आ रहा है। ठीक है, और ये 3 भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या नंबर कॉमन आ गए, 2 आ गया, एक ये 2 आ गया, 3 आ गया और 3 आ गया। तो इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो आपका HCF कितना हुआ, 36। LCM निकालना है तो क्या होगा, देखिए जो कॉमन आया उसको तो लिखना ही है, कॉमन हमारे पास ये आ गए। ठीक है, अब बच क्या क्या गया वो लिखते हैं। एक तो 5 बच गया, एक 2 बच गया और एक 7। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 गुणा 5 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 5 35 और 1 36। 7 से करते हैं 0, 7 चिंग 42, 4 बचे, 7 तिया 21 और 4 25। तो LCM कितना आ गया, 2520, यानी कि 2520। तो ये आपका हल होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके रिटर्न वाले हैं, ये इस तरीके से आपको रिटर्न करके करने हैं, कॉपी में करने हैं। अगर ऑप्शन में आते हैं तो आपको आंसर निकाल के ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये RBSC में 2013 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा है। वह बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436, 542 को विभाजित करने के पश्चात शेषफल क्रम से 7, 11 और 15 बचते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देने की है कि जब यहाँ किसी भी क्वेश्चन में बड़े से बड़े की बात हो या छोटे से छोटे की बात हो, ठीक है, तो यहाँ फ़र्क क्या होता है, जब बड़े से बड़े की बात होगी ना तो वहाँ आपको HCF ज्ञात करना होगा, यानी कि मैं से ज्ञात करना होगा। ठीक है, और जब छोटे से छोटे की बात होगी वहाँ आपको LCM ज्ञात करना होगा, यानी कि ले से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, चाहे क्वेश्चन में बड़े से बड़े पूछे या अधिकतम पूछे या छोटे से छोटे पूछे या न्यूनतम पूछे। ठीक है, तो वहाँ आपको इस तरीके से करना है, अधिकतम या बड़े से बड़े के लिए मैं से और न्यूनतम या छोटे से छोटे के लिए LCM। वह बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436, 542 को विभाजित करने के पश्चात शेषफल क्रम से 7, 11 और 15 बचे। यानी कि इनको विभाजित कर दिया जाए तो उसके बाद भी
शेषफल बच जाता है 7, 11 और 15। तो हम क्या करते हैं कि पूरा विभाजित हो जाए, कोई शेषफल ना बचे, तो उसके लिए हम पहले ही शेषफल को इसमें से घटा लेते हैं। तो 398 में से 7 घटा दीजिए तो कितना आएगा 391। ठीक है। 436 में से 11 घटा दीजिए, कितना आएगा 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 2 और 4। 542 में से 15 घटा दीजिए, 12 में से 5 गया तो 7, 3 में से 1 गया तो 2 और 5। ये आ गया अपने पास। अब जो मूल नंबर है वो ये आ गए। अब इनका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालते हैं। तो 391 का अगर मैं विभाजन करता हूँ तो कितना होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ 3 का देता हूँ तो 3 का नहीं जाएगा, इसमें जो विभाजन होगा वो होगा 17 का। तो 17 दूनी 34, 5 बचे 17 तिया 51, ये हो गया विभाजन। ठीक है। और 425 का करते हैं तो इसमें देते हैं 5 का तो जाएगा ही, 5 का देते हैं 5 8 40, 55 25, फिर 5 का देते हैं 17 पंजू 85, फिर 17। ठीक है। ऐसे ही इसको करते हैं 527। 3 का जाएगा क्या इसमें, 3 एकम 3 2, 3 का नहीं जाएगा, 17 का जाएगा। 17 ती 51, 1 इसको दे दिया, 17 एकम 17। ठीक है। और कितना आ गया 31, एक अभाज्य संख्या है इसलिए 31 का ही जाएगा। ठीक है। तो बड़े से बड़े की बात की थी HCF में से निकालने के लिए। तो में से क्या होता है, HCF क्या होता है कि जो कॉमन हो, तीनों में ही कॉमन हो वही क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ पर तीनों में क्या कॉमन है 17, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। और यही अपना आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सारा निचोड़ आ जाएगा इन क्वेश्चनों में, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, HCF। विधि आपको बता रखिए कौन सी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो ये होता क्या है, जब आपको एक्सरसाइज पढ़ाई होगी तो वहाँ पर आपको सिखाया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोल दीजिए या एल्गोरिथम बोल दीजिए, क्या होती है A बराबर BQ प्लस R। और जो R होता है वो क्या होता है 0 से बड़ा, ये 0 के बराबर हो सकता है लेकिन B से छोटा होता है, यानी कि भाजक से छोटा होता है। ठीक है। तो यहाँ इसके माध्यम से हमको करना है। तो अब A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है, तो इसके लिए मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ आपके लिए। तो A होता है भाज्य, यानी कि जिसमें हम भाग देते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं, भाज्य, ये भाज्य होता है। जिसका भाग देते हैं वो होता है भाजक, और भाजक का भाज्य में भाग देने के बाद जो आता है वो होता है भागफल। और अगर कुछ शेष बचता है तो उसको कहते हैं शेषफल। ठीक है। अब इसके माध्यम से देखते हैं कि A क्या है, भाज्य है, B क्या है, भाजक है, Q क्या है, भागफल, और R क्या है, शेषफल। भाज्य तभी आता है जब इन दोनों का क्या किया जाए, गुणा किया जाए और शेषफल को जोड़ दिया जाए। तो उसको इस कंडीशन में लिख दिया गया इस तरीके से, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है। मान लीजिए अब हम भाग जब देते हैं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो 255 को हम A मान लेते हैं, 255 बराबर B क्या है 135। 135 हम क्या करते हैं, स्टेप बाय देते हैं, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप देते हैं। तो 135 का 255 में भाग देते हैं। अगर 135 को मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 270 होता है, लेकिन ये 255 है तो 2 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया 120। ये शेषफल कितनी बार दिया, 1 बार, और शेषफल कितना बचा 120। हमको ये काम
फिर से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर r का मान 0 नहीं आया, इसका मान 0 नहीं आया। ठीक है, तब तक करना है जब तक कि r का मान 0 ना आ जाए। तो फिर से करते हैं सेकंड स्टेप में। ठीक है, अब क्या करना है, जो 135 है, जो पहले b का मान था उसको हम अब a का मान बना लेते हैं, और जो शेषफल था उसको b का मान। अब 135 में 120 का भाग देना है, तो 135 डायरेक्ट दे लीजिए, एक बार जाएगा, और 135 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पर क्या नहीं हुआ, r का मान 0 नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करते हैं, थर्ड स्टेप। अब फिर से चेंज करते हैं, 120 को a का मान बना देते हैं, और जो शेषफल है उसको b का मान। 15 का भाग देंगे, 15 अट्ठा 120 हो जाता है, तो 120 हो गया, तो शेषफल क्या बचा, 0। अब यहाँ आ गया अपना r का मान 0। अब आंसर ये नहीं होगा, अपना आंसर होगा कि कौन से नंबर का भाग देने पर शेषफल 0 बचा है। तो कौन से नंबर का भाग दिया है, 15 का। ठीक है, तो हमारा HCF क्या होगा, 135 और 255 का 15 होगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर। तो ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो इसे ध्यान से कर लेना, इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वैसे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना। फिर से बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a है। आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा अगर देखा जाए तो क्या होता है, a बराबर bq + r। ठीक है, इसलिए मैंने ये a माना है, और जो r होता है वो 0 के बराबर हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। देखिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, अगर इस वाली सिचुएशन का मैं इनसे कंपेयर करता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, 6q + r। ठीक है, अब देखिए r का मान क्या क्या हो सकता है। b का अगर मैं देखता हूँ यहाँ, तो b का मान मुझे मिल गया 6। r का मान अगर देखूँ तो इस सिचुएशन से देखिए r का मान क्या होगा, b से छोटा होगा, यानी कि आपके पास क्या है, शेषफल 6 है, आपके पास भाजक 6 है, तो भाजक से एक अंक छोटा होना चाहिए। अगर उसके बराबर हुआ तो शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं, शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा। अगर 6 हुआ तो फिर से उसमें पूरा भाग चला जाएगा, 6 एकम 6, और शेषफल क्या बच जाएगा, 0। ठीक है, तो शेषफल ये 5 हो सकते हैं। तो बारी बारी से हम क्या करते हैं, r के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखते हैं। जब मैं 0 रखता हूँ, r बराबर 0 रखता हूँ, तो प्राप्त होता है a बराबर 6q + 0, यानी कि 6q। ठीक है, समीकरण a। r बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर 6q + 1, समीकरण नंबर 2। r बराबर 2 रखते हैं तो 6q + 2, समीकरण नंबर 3। r बराबर 3 रखते हैं तो a बराबर 6q + 3, समीकरण नंबर 4। a बराबर 6q प्लस r बराबर 4 रखा तो 6q + 4, समीकरण नंबर 5। r बराबर 5 रखा तो a बराबर 6q + 5, समीकरण नंबर 6। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा इन रूप का है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी समीकरण में है, इस समीकरण में है, समीकरण 2 में, समीकरण 4 में,
और समीकरण 6 में। ठीक है, तो समीकरण 2, 4, 6 से स्पष्ट है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का हो सकता है। अब यही समीकरणें क्यों होंगी? क्योंकि देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है 6q, यहाँ देखते हैं 6q है। ठीक है, मान लीजिए 6q के स्थान पर मैंने माना एक तो सम संख्या मान ली, एक सम संख्या मान लीजिए 2, और एक विषम संख्या मान ली कि क्यों के मान सम भी मान लिया और विषम भी। तो सम जब मानता हूँ तो 6 दूनी 12 और विषम मानता हूँ तो 6 तिया 18, यानी कि दोनों बार ही हमारे पास दोनों प्राप्त होने वाली संख्या क्या है? सम संख्या है। तो यानी कि 6q का मान तो क्या हो गया? एक सम। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं समीकरण 2, 4, 6 से एक रखा, यानी कि सम संख्या में एक जोड़ा, यानी 12 में एक जोड़ा तो क्या होगा? 13 प्राप्त होगा, और वो क्या होगा? एक विषम संख्या। ठीक है, चलो ये हो गया। 6q+3 यानी कि सम संख्या में 3 जोड़ा, यानी कि 12 में 3 जोड़ दिया, कितना आएगा? 15। 15 क्या है? एक विषम संख्या। ठीक है, 6q+5 सम संख्या में 5 जोड़ा, यानी कि विषम संख्या जोड़ी, 12 में 5 जोड़ दो मान लीजिए, तो कितना आएगा? 17। क्या आएगी? विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर भी विषम प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी विषम प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी। सवाल भी क्या कह रहा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ पर ये जो प्राप्त हुए मान ये क्या हैं? विषम पूर्णांक है, और विषम पूर्णांक यानी कि a का मान प्राप्त हुए हैं, और a क्या माना था अपन ने? विषम धनात्मक पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। कौन सी समीकरण से? समीकरण 2, समीकरण 4, समीकरण 6 से। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आएंगे। अब क्वेश्चन लास्ट बचा है 12, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। सिद्ध कीजिए कि √6 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन 1.3 में दे रखे हैं। ठीक है, वो अगर आपने कर लिया तो आप समझो कि बिल्कुल आपके कंठस्थ हो चुका है। देखिए यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो होगा सिंगल रूट में संख्या होगी, सिंगल रूट में होगी, √6 है जैसे, या हो सकता है √2 हो, या √3 हो, या √5 हो, √7 हो। तो इस रूप के होंगे जो इस मेथड से होंगे, जो मैं अब कराऊंगा आपको। ठीक है, इस मेथड से होंगे। अब मान लीजिए और दूसरा मेथड और है, जैसे 2 + √3 ये हुआ, इस तरीके के हुए, तो उनको दूसरे मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, सिद्ध कीजिए कि √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या है, थोड़ा सा उल्टे तरीके से करते हैं। मान लेते हैं, माना √6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया। तो परिमेय संख्या है तो यानी कि ये p/q के रूप की होती है, तो √6 के रूप की होगी। ठीक है, और p और q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या जो होती है उनका HCF जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अगर ये सह अभाज्य संख्या है तो उनका HCF होगा। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दोनों संख्याएं आपस में किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं p बराबर √6q करते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। वर्ग किया तो हो गया p² बराबर √6q का होल स्क्वायर। p² बराबर 6, रूट हट जाएगा स्क्वायर से और q पर आ जाएगा स्क्वायर, तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि देखो p² 6 से विभाजित है, p² 6 से विभाजित है, तो
पी भी 6 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि 6 पी का गुणनखंड है। 6 क्या है? पी का गुणनखंड है, तभी तो पी क्या है? 6 से विभाजित हो रहा है। चलो भैया, समीकरण नाम दे दिया ए। अब करते हैं, मान लीजिए पी बराबर क्या है? 6r है। क्या है? 6r। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर r क्या है? सह अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो पी स्क्वायर बराबर 6r का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर 6 छिंगी 36 r स्क्वायर। पी स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास? यहाँ से देखते हैं। मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया, तो समीकरण 1 से क्या होगा? रख दीजिए 6 क्यों स्क्वायर 36 r स्क्वायर। 6 से कट किया तो 6 बार कट हो गया। क्यों स्क्वायर बराबर 6r स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि क्यों स्क्वायर है वो कितने से विभाजित हो सकता है? 6 से। 6 से विभाजित है, तो क्यों भी 6 से विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए 6 क्यों का गुणनखंड है। 6 क्या है? क्यों का गुणनखंड। देखिए यहाँ 6 पी और क्यों दोनों का ही गुणनखंड है, इसलिए 6 पी और क्यों का उभयनिष्ठ है, लेकिन यह एक विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। क्यों है? देखिए, हमने यहाँ पर देखा था कि अगर √6 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या होती है p/q के रूप की। अगर p/q के रूप की होगी तो उनका HCF कितना होगा? 1, यानी कि p और q का उभयनिष्ठ जो होगा वो केवल और केवल 1 होगा। लेकिन जब हम इस तरीके से प्रूव करते गए तो हमें पता चला कि p का गुणनखंड 6 और q का गुणनखंड भी क्या प्राप्त हुआ है? 6। दोनों के ही गुणनखंड कितने प्राप्त हुए? 6 प्राप्त हुए। और ये एक उभयनिष्ठ हो गया इसमें। अब उभयनिष्ठ हो गया तो इसका मतलब है कि जो HCF निकाला है P और Q का वो कितना आ गया? 6 आ गया। और ये सही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। तो हमें एक विरोधाभास प्राप्त हो गया। अब विरोधाभास प्राप्त हो गया तो इसके लिए हम लिखेंगे, लेकिन यह एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √6 एक परिमेय संख्या है। क्या थी गलत कल्पना? कि √6 एक परिमेय संख्या है, ये थी हमारी गलत कल्पना। तो हम लिखेंगे अतः √6 अपरिमेय संख्या है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आई होप आपकी समझ आया होगा। तो दोस्तों, इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मोस्ट क्वेश्चन है, इनके बेस पर ही सारे क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको पूर्ण गारंटी देता हूँ कि आपके 95 से 100 के बीच में नंबर आ जाएंगे अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन करते हो और सारी वीडियोज आप क्लियरली देखते हो तो। ठीक है, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको
बेनिफिट लगा है इसमें कि इनको देखने से आपको बेनिफिट होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हर शॉर्ट मॉडल पेपर आपके पास आ सके। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।